हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज करने जा रहे हैं अपने क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर फिफ्थ ही आपकी ईवीएस का। देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बार बार यही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने वाली कि इसमें से ये आएगा, इसमें से वो। बस इतना बताना चाह रही हूँ कि हम इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि भाई चीज़ें इसमें क्या क्या लिखी गई हैं। ठीक है, पहले रीड आउट करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ जो चीज़ें मुझे ये लगती है कि हाँ आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो लेसन का नाम है वो है बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। ये सोचकर गोपाल बहुत ही खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वो सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा है, वो भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखे हुए तो बर्तन से बाहर ही आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया कि ये कैसे हुआ। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिया। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने के लिए की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिए। ठीक है, आपके घर में भी ऐसा होता ही होगा। ये करके देखना है, ये करने की आपको कोई लोड नहीं है। यहाँ से देखते हैं। साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसका पौधा कितना बड़ा, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है यहाँ से, शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं निपेंथिस। निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो निपेंथिस है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य के अंदर। इसमें ये भी देखना है कि भाई जो इनमें से पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा पौधा है जो छोटे मोटे जो कीड़े हैं या जीव हैं उनका शिकार करता है, तो निपेंथिस कहा जाता है। ज्यादातर कहाँ मिलता है, वापस से याद करो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों के अंदर। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आपसे पूछ लिया जाए, देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना उसकी हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन का काम करती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसका आकार घड़े की तरह होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये दिख रहा है, ये पत्ती का ढक्कन लगा हुआ है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े जो हैं वो अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई के साथ में। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उनके आकार, गोल है या चपटा है, ऊपरी सतह देखो खुरदरी है इसकी या मुलायम है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये देखो घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चिट्ठी लिखना, ओके बाय, ये ऐसे ही है। ठीक है, पौधों के उसमें ओ आ ऊ ठी, इस तरीके से ये कर रही है। ठीक है, ये देखो कैसे कैसे ये उड़ते हैं, कैसे घुमक्कड़ है वो देखो। ये बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये जानवर की खाल में और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त से में शेर सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड में वेलक्को का आइडिया कैसे आया। ये देखो, ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रेल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। ये देखकर मिस्ट्रेल को आइडिया आया वेलक्रो
बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है। वेलक्रो पता है ना क्या किसको बोल रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा ना सैंडल के अंदर चिपकाने के लिए, तो इसको हम वेलक्रो कहा कहते हैं। और खुलने पर चर-चर की आवाज़ आती है। तुम्हें बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? बड़े मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो ये क्या है? वेलक्रो जो आपके सैंडल में चिपक जाती हैं। कौन कहाँ से आया जी? यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में नहीं, हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी कि इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो, तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही लाए हुए हैं। पता है ना, मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? पुर्तगाल से आई है। ठीक है, गाल गाल पे क्या लगा दो? मिर्ची लगा दो, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पुर्तगाल से मिर्ची कहाँ से आई है? पुर्तगाल से। देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से कहाँ लाए थे? भारत लाए थे। अब ये सारे भारत में ही उगाई जाती है मिर्ची। मिर्ची के बिना तो खाना भी स्वाद नहीं लगता। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया? तो ये वाली हम कविता पढ़ते हैं। आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी? सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि वैसे तो मिर्ची कहाँ से बताई इन्होंने? दक्षिण अमेरिका से, और वैसे कहाँ की है? पुर्तगाल की। ठीक है, सात टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भिंडी कहाँ से आई है? तो अफ्रीका से आई है। अफ्रीका। भिंडी कैसी है? लंबी लंबी। अफ्रीका में भी कैसे है? लंबे लंबे। भूरी भूरी कॉफी भी, ठीक है, भूरी भूरी कॉफी भी कहाँ से आ गई है? आपके अफ्रीका से। नक्शे में यूरोप किधर? वहीं से आए गोभी मटर। अब गोभी मटर कहाँ से आए भैया? आपके यूरोप से। यूरोप से क्या आया? गोभी मटर। तो याद रखने वाली चीजें हैं। कौन कौन सी बताइए? चलो बाद में करेंगे। चाय असम की बाई जी, चाय तो सबको पता है असम से आई है। आलू मिर्ची चाय जी। चली जी चीन से सोयाबीन, चीन बीन्स, तो चीन सोयाबीन। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कोई विशेष, कई विशेष। लोभ जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेल और केला, पालक पलवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्ची चाय जी। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले पूछा जाएगा मिर्ची का। तो मिर्ची वैसे तो है पुर्तगाल की, और आई किसके वहां से है? दक्षिण अमेरिका से भारत में आई है। उसके बाद है मसालों की पटरानी, किसको बोला जाता है? तो मिर्ची को बोला जाता है। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। भिंडी लंबी लंबी है, हरी हरी है। अफ्रीका का, अफ्रीका, अफ्रीका फिक्का है। क्या फिक्का है? अफ्रीका फिक्का है, क्यों? वहां पे भिंडी उगती है। भूरी भूरी कॉफी हो गया। चाय असम की है। गोभी मटर कहाँ से आए? यूरोप से आए। चीन से सोयाबीन आई है। बस इतने याद रखने हैं। क्यों जान गए ना? क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी जिंदगी कैसे होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करनी है। हम क्या समझे? यह चित्र रीना ने बनाया अपने अंकुरित बीज का। ये देखो, तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अपने शब्दों में लिखना है कैसे क्या है। ठीक है, बस ये वाला लेसन आपका हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। ये देखो, नेक्स्ट लेसन है आपका बूंद बूंद दरिया दरिया। बात पुरानी यह है 650 साल पुराना गढ़ सीसर, सर यानी कि तालाब। ठीक है, गढ़ सीसर, सर का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो तालाब है। इसे जैसलमेर के राजा है गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाना बजाने का प्रोग्राम होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस गढ़ सीसर, आपसे पूछ लिया जाएगा गढ़ सीसर क्या है? तो जैसलमेर में है। किसने बनाया था? राजा गढ़सी ने बनाया था। और सर मतलब हो गया आपका तालाब। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, बारिश में पानी इकट्ठा होता है। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। अब ये देखो, एक तालाब से दूसरा तालाब, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से टोटल कितने तालाब थे? 9 तालाब। पर आज गढ़ सीसर जैसे उजड़ सा गया हो, 9 तालाबों के रास्तों में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी की नजर से 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल हम उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी कैसा था? किस्तान था, उज्बेकिस्तान, उजड़बेकिस्तान। ठीक है, अलबरूनी क्या हो गया? उजड़ गया। ये याद रखने ना, उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजें और जगहों को देखा और उनके बारे में उन्होंने लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। इन लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भी कि अलबरूनी कौन से देश से था? तो उज्बेकिस्तान से था। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। ये डाक टिकट 1973 में छपी थी। ये देखो, ये डाक टिकट है आपकी। ये कब छपी थी? 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो अपने स्कूल के आसपास इलाके वगैरह हैं, इनकी कोई मतलब नहीं है। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी रहता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा बनाया है। सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। यह एक सांझी यानी कि सबकी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर हो। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। ये देखो यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ तो भाई क्या बोला जाता है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे बनवाए जाते हैं। तो सामने दिए हुए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के अंदर नीचे बने टैंक में कैसे पहुंच जाता है। टैंक बोलते हैं इसको। ठीक है, तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम्हें अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? ये देखो कितने ऊपर से नीचे तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचे के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। क्या तुम्हें यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन है। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सालों पुराने पानी के स्रोत है, जैसे कि बावड़ी हो गया, तालाब हो गया, नोला हो गया, धारा हो गए आदि, जिनसे कि लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, ये देखो यहाँ पे पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए घर गांव में आई। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। ये देखो यहाँ पे पीतल का, यहाँ तांबे का, है ना। तो पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत देखी है? देखी होगी।
जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ियों में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया था। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई, पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है ना। तो यही चलता आ रहा है, जब जरूरत होती है तो इंसान पूछ लेता है, जरूरत नहीं होती तो नहीं पूछता। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर भी पानी लेने भी नहीं देते हैं। ये देखो, हमारे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पानी कैसे आता है वो बताया गया है कि किस-किस तरीके से आता है। हम नहर से ही पानी भरते हैं। हमारे यहाँ घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें? हमारे जल बोर्ड के पाइप पर टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। ये फिर से एक बार टिकट ये पानी का बिल दिखा रखा है यहाँ पे। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए पानी भर पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को तो पानी खरीद कर ही पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोग जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगवाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा है? बिल को देखकर पता करना है, बिल वगैरह था। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते और नए तालाब भी बनवाते। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तरुण भारत संघ, आपसे पूछ लिया जाएगा ये तरुण भारत संघ किससे जुड़ा हुआ है? तो तरुण भारत जो संघ है वो पानी से जुड़ा हुआ है। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो दड़की माई है वो कहाँ की थी? तो राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। तो दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बनवा लिए। जानवरों के चारे पानी की परेशानी खत्म हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। हम क्या समझे क्या नहीं, तो ये वाला लेसन भी हो चुका है आपका कंप्लीट। देखो इसमें थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है वो बड़ी बनने वाली है, और क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और अपने नए सिलेबस की तरफ चलना है जो होगा आपका क्लास 6 का। पहले हम एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे बीच में, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग आगे जुड़े रहें, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला नहीं, मतलब इस वाले वीडियो का लास्ट लेसन, लेसन नंबर 7, पानी के उपयोग। पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती है तो पहले पूरी तेल में डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती है वैसे वैसे वो ऊपर आ जाती है और तेल पर तैरने लगती है। एक पूरी फूली नहीं और वो तैरी भी नहीं। ये देखकर उसने गुंदे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वो तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाना है कि उसकी पूरी फूली नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। अब देखो, शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टकिया जो थी वो साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबूदानी पानी में तैरती रही। ये देखो, ये इसने अपना थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखा है। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आयशा की तरह तुमने कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। देखो ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। यहाँ पे एक कविता दे रखी है। देखो चाचा इस सुई को तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी।
लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। तो करके देखना है, ये कुछ एक एक्टिविटी वगैरह दे रखी है, कौन सी चीज डूबेगी कौन सी नहीं डूबेगी, जबकि कटोरी डूब जाती है, कील वगैरह इस, जबकि कटोरी तैरती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये चीजें हैं। ठीक है, ये है जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि मम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा कि अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। आपको भी करके देखना है, नींबू डालना है, नींबू को तैरते हुए देखना है, ये है। अब ये देखो, मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम नमक देखने को मिलेगा। क्या इतना नमक पानी, इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे आप? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हो। याद है ना कि नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? करके देख लेना, अपनी एक छोटी मोटी एक्टिविटी अपने बच्चों को करके दिखा देना, अपने भाई बहनों को करके दिखा देना, क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद जो है उसके साथ खेलने आया, उसने आते ही शक्कर पार की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लो, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? तो मैं तो बोलूंगी कि भाई क्या करो, आप उसको गर्म पानी में छोड़ दो, जल्दी पिघल जाएगी। तो शिक्षक को बताना है घनत्व के बारे में। देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट से बच्चों को क्या सिखाना था कि भाई कौन सा डेंसिटी वाला ही तो चैप्टर है, ये जो साइंस वाला है, साइंस वाला इसमें भी ला दिया इसने कि कोई चीज पानी के ऊपर तैर क्यों सकती है, उसके डेंसिटी के कारण। डेंसिटी कम है तो वो तैर जाएगी, डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। बच्चों के लिए सभी तरह के उत्तर, जैसे पानी भारा हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, को हम स्वीकार करें, करके देखने हैं। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है तेल पानी में घुल पाएगा या नहीं? नहीं घुल पाता। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई और उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बाहर कर आगे निकलाई, जबकि कुछ पीछे रह गई। ये देखो, कुछ पीछे रह गई। आपको भी करके देखना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है, जब भारत की आजादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई होती, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है ना, उसे बनाने पर बंदिश कैसी है। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी। आप मतलब छोटी क्लास में ना आपसे ये पूछ लिया जाएगा कहाँ से उन्होंने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, तो अहमदाबाद से उन्होंने दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा शुरू करी और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं, है ना। बस ये वाला लेसन भी हो चुका है कंप्लीट, तो जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे। सॉरी, कई बार हमारी वीडियो बहुत लेट आती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन कोशिश यही रहती है कि डेली रूटीन में एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी वीडियो आती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।